अस्सलाम वालेकुम फैमिली में खुश आमदीद एक दफा फिर। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं यूके में एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने मुझे देखा है। तो आज का जो मेरा सेशन है वो मेडिकेशन हिस्ट्री किस तरह लेते हैं पेशेंट से। अब मेडिकेशन हिस्ट्री फार्मासिस्ट को लेनी पड़ती है जो प्रैक्टिस में होते हैं, वो आया वार्ड बेस्ड प्रैक्टिस हो या फिर फार्मेसी के अंदर प्रैक्टिस हो या कहीं पर भी आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो और आपको पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री लेनी हो। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है इस सेशन के लिए ताकि मैं आपको ये डमी सेशन बता सकूं कि किस तरह एक्चुअली ली जाती है। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे इनका इस इन्फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको मैंने ये इन्फॉर्मेशन सारी बताई है ताकि हम ये सेशन कंडक्ट करा सकें। तो सबसे पहले हम ये सेशन शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। मैं इनको बताऊंगा मेरा नाम क्या है और उसके बाद पर्पस ऑफ दिस जो हमारा सेशन है उसका। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं आप फार्मासिस्ट हूँ इस वार्ड के अंदर। तो मुझे आपकी ड्रग हिस्ट्री मेडिकेशन हिस्ट्री लेनी है। इज दैट ओके विद यू? जी वालेकुम अस्सलाम, दैट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, कैन यू कंफर्म कि आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लीज? जी मेरा नाम उस्मान खान है। ठीक है। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1982। ठीक है। अब उस्मान खान साहब से मैंने ये दो चीजें पूछी, एक कॉन्सेंट कंफर्म किया है और दूसरी चीज इनका नाम और डेट ऑफ बर्थ। क्यों? कभी कभी हॉस्पिटल वार्ड में क्या होता है कि 2-4 पेशेंट गपशप लगाने साथ बैठे हैं, आप गए, आपने बेड नंबर देखा, आप चले गए इन्फॉर्मेशन लेने, लेकिन आपने बेसिक चीज पूरी नहीं की। क्या वो बेसिक चीज थी? पेशेंट से नाम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना। क्योंकि हो भी सकता है कि आप गलत पेशेंट डिटेल लाके पेशेंट के रिकॉर्ड में डाल दें, क्योंकि मैं सारी चीजें कंप्यूटराइज होती हैं, तो इस वजह से ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज होती है उसके बाद वो होती है एलर्जी स्टेटस पूछना पेशेंट से। तो आपको कोई मेडिकेशन एलर्जीज हैं? सिर्फ एक से, पेंसिलिन से। अच्छा, आपको पेंसिल। अच्छा, इसके अलावा कोई एलर्जीज हैं आपको? नहीं। ठीक है। कभी कभी एलर्जी की क्वेश्चंस को हमें एक्सप्लोर करना होता है, तो हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं उसमें आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको कोई किसी और चीज से एलर्जीज है जो मेडिकेशन नहीं हो? जैसे फल फ्रूट हो सकते हैं या कोई और इंग्रेडिएंट हो सकता है, हाँ, या कोई ऐसे इफेक्ट्स हो आपको जो अनप्लेजेंट हो? जी, एलर्जी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी मैं स्ट्रॉबेरीज खाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग मुझे होने वाली है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें निकलवानी पड़ती है इन्फॉर्मेशन उन लोगों से, क्योंकि पेशेंट उन चीज को मेडिकेशन से रिलेट नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है, नट्स हैं या कोई भी ऐसी चीजें, चॉकलेट है, कैंडी है, कुछ भी है जिससे आपको कुछ अनप्लेजेंट इफेक्ट आते हो या एलर्जी हो? जी, पीनट्स हैं। तो आप पीनट से आपको एलर्जी है? जी, पीनट्स से। अब देखिए, मैंने इन्फॉर्मेशन इन पेशेंट से निकलवाई है। होता ही कि जनरली पेशेंट मेडिकेशंस को, हर पेशेंट की क्लासिफिकेशन डिफरेंट होती है, इस वजह से फार्मासिस्ट की जॉब है कि उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस उनकी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि असल मकसद है इन्फॉर्मेशन को निकलवाना, अपनी टिक बॉक्सेस नहीं करना कि मैंने तो एक क्वेश्चन पूछ लिया था, उनकी सेफ्टी के लिए और हमारी जॉब के लिए। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकेशन के हवाले से। आर यू ऑन एनी रेगुलर मेडिकेशन? कोई रेगुलरली आप लेते हो मेडिकेशन कोई? जी बिल्कुल, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से मैं एक तो वेंटलिन लेता हूँ और एक क्लेनल लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों इनहेलर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई मेडिकेशन लेते हैं अस्थमा के लिए? हाँ जी, मैं थियोफाइलिन भी लेता हूँ। थियोफाइलिन लेते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई बीमारी है आपको अस्थमा के अलावा? नहीं। ठीक है। तो वेंटलिन आप रेगुलर लेते हैं या कभी कभी? नहीं, कभी कभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है। ठीक है, लेकिन क्लेनल जो है वो मैं रेगुलर। क्लेन। अच्छा, क्लेन की कौन सी स्ट्रेंथ आप लेते हैं? 100। अच्छा, इसके अलावा थियोफाइलिन कितनी दफा लेते हैं आप दिन में? दिन में 2 दफा। अच्छा, उसकी क्या स्ट्रेंथ लेते हैं आप? उसकी 400। थैंक यू। ये हमने मेडिकेशन इनसे ले ली, ये इन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है और कोई दवाई लेते। अच्छा, यहाँ पर भी हमने जो है मेडिकेशन के क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है। इन्होंने कहा कोई और मेडिकेशन नहीं लेते। अब मैं इनसे एक्स्ट्रा मेडिकेशन के हवाले से क्वेश्चन करूंगा। ये तो आपकी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब की है। कभी कभी होता है कि आपको जैसे पेन हुआ है या बुखार है तो आप फार्मेसी जाके आपने कोई दवाई ली, इस तरह की कोई दवाई आप खाते हैं? पैरासिटामोल हो गया या कोई भी? जी, अगर कोल्ड एंड फ्लू की कभी कभी मैं डे या नर्स एक टेबलेट आती है वो खाता हूँ फ्लू के लिए। ठीक है। तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज रेगुलर नहीं लेते आप ओवर द काउंटर? नहीं, मैं रेगुलर नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है जिसको हम कभी कभी अवॉइड कर देते हैं वो होता है हर्बल मेडिकेशन। बहुत सारे लोग ले रहे हैं लेकिन उसको क्लास नहीं करते मेडिकेशन। तो आप कोई हर्बल मेडिकेशन ले रहे हैं? नहीं। बहुत सारे पेशेंट लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन निकालें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सेंट जॉन्स वर्ट एक तरह की मेडिकेशन है, ये हर्बल है, तो ये ली जाती है डिप्रेशन के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो इन चीजों को ना बहुत आसान समझते हैं कि यार ये हर्बल है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें रेलिवेंट नहीं है। बहुत सारी मेडिकेशन आपकी जो रेगुलर मेडिकेशन है या शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब के उनसे इंटरेक्ट करती हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है कि फुल हिस्ट्री लेने के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन है, इवन ये हर्बल हो और कोई और होम्योपैथिक हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इंटरनेट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आप उनसे वो चीजें ले लें, फिर डिक आउट करें, रिसोर्सेज अपने चेक करें ताकि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिले।
सेंट जॉन फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मेडिकेशन और साइटोक्रोम P450 की इंड्यूसर्स होती हैं, इनहिबिटर्स होती हैं। मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाई उनके अंदर आती है। तो सेंट जॉन वर्ट भी वही मेडिकेशन है जो बहुत सी दवाइयों को उनके लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, मूव ऑन टू नेक्स्ट सेशन के ऊपर, अब वो है कंप्लायंस। तो आप अपनी मेडिकेशन, आपने बताया कि ये टाइम लेने की है, क्या आप ये मेडिकेशन रेगुलरली उन्हीं टाइम्स के ऊपर लेते हैं बाकायदगी से? जी बिल्कुल। अच्छा, जो दो मैंने आपको बताई हैं, क्लिनल और थिफालिन, वो मैं रेगुलरली लेता हूँ बाकायदगी से। ठीक, और वेंटलिन नहीं लेते? जैसा कि इन्होंने मेंशन किया, बहुत सारे पेशेंट में ये होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड होता है, रिलेटिव से पूछते हैं कि ये मेडिकेशन, वो बताते हैं जो उनकी फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब हुई है, लेकिन पेशेंट्स नहीं लेते रेगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पेशेंट से पता करें। क्यों? क्योंकि पेशेंट का रेगुलर लेना नहीं लेना डिपेंड करता है कि आप समझ रहे हैं कि वो ले रहे हैं और ये काम नहीं कर रहे सिम्टम्स, आप डोज इंक्रीज करते हैं, इंग्रेडिएंट चेंज करते हैं, डिफरेंट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सम टाइम ये बेसिक क्वेश्चन मिस हो जाता है कि आप क्या राखादगी से ले रहे हैं, और पेशेंट कभी कभी इंफॉर्मेशन नहीं बताते जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन पूछी जाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है सोशल हैबिट्स के हवाले से। सोशल हैबिट्स के यहां पर तो हम फुल मेडिकेशन हिस्ट्री लेते हैं, फुल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं लोमस, लिविंग कंडीशन है, ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपको, स्मोकिंग हैबिट क्या है, अल्कोहल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन मेडिकेशन हिस्ट्री के हवाले से मेरे पास दो चीजें रेलिवेंट है सिर्फ, मैं पूछूंगा, क्या आप स्मोक करते हैं? जी मैं करता हूँ। अच्छा, कितनी सिगरेट्स आप दिन में स्मोक करते हैं ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज आई वुड से 10 से 12 सिगरेट्स। 10 से 12 सिगरेट, समटाइम्स इट डिपेंड्स, हम 2 अगर आए हो तो 15 तक चली जाए। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों रेलिवेंट है मैं आपको बताता हूँ उसकी एग्जांपल्स। सिगरेट स्मोकिंग का क्वेश्चन इसलिए रेलिवेंट है कि स्मोकर्स जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो ये साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करते हैं। वो दवाइयां जो इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिसका मतलब क्या है कि आपकी दवाई को आपकी बॉडी के अंदर अगर 24 घंटे रहना था, वो स्मोकर है, वो 12 घंटे में निकाल रहे हैं, तो वो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उस दवाई के हवाले से, तो वो वैसे नहीं रहेंगे। क्यों? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है। स्मोकर्स को हमेशा नॉर्मल लोगों से ज्यादा डोज देनी पड़ती है, वो उन दवाइयों की जो जिनका मेटाबॉलिज्म स्मोकर्स इंड्यूस करते हैं। थियोफाइलिन इन्होंने बताया ये वो दवाई है जिसका स्मोकर्स में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। इन्होंने मुझे मेंशन किया कि डोज 400 मिलीग्राम, जो कि हायर डोज है। नॉर्मली 200 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, 2 दफा दिन में, इससे ये नॉर्मल क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट को प्रिस्क्राइब होती है। अच्छा, अब ये बात जरूरी क्यों है कि इनको क्या दवाई दी जाए? है डॉक्टर जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं, पूछते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन और वो स्ट्रेंथ जो आपकी रेलिवेंट है। लेकिन उसके अलावा अब अगर ये डिसाइड करते हैं कि 2-4 दिन बाद कि अब उन्होंने स्मोक नहीं करनी है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो थियोफाइलिन ये ले रहे हैं ये इनके लिए टॉक्सिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि स्मोक नहीं कर रहे, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो जो दवाई ये ले रहे हैं ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट के अलावा एडवर्स इफेक्ट देगी, टॉक्सिक इफेक्ट देगी। क्यों? क्योंकि ये मेटाबोलाइज उस पेस से नहीं हो रही है, और होगा क्या कि ये एक्यूमुलेट होती रहेगी। फिर जो थियोफाइलिन के साइड इफेक्ट्स हैं वो इंक्रीज आने शुरू होंगे। तो ये फार्मासिस्ट की जॉब है कि इन चीजों को मैनेज करे, देखे कि कहां पर ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। वो केमिस्ट के ऊपर भी आ रहा है, आपको ये साइड इफेक्ट बता रहा है, तो आप पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा ये साइड इफेक्ट किससे रेलिवेंट हो सकते हैं। फिर आया कि इस पेशेंट को एक्सीडेंट इमरजेंसी भेजना है, इनके लेवल्स चेक करवाने हैं, क्या करना है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं और ये फार्मासिस्ट की जॉब है करना, क्योंकि ये जॉब A&E वाले नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है नोट करना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने इससे पहले भी मेंशन की थी प्रोग्राम्स के अंदर कि शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए हैं। तो आज ये मेरे पास आए हैं मेट्रोनाइडाजोल का प्रिस्क्रिप्शन लेके। तो मेरा इनसे अगला सवाल है, स्मोकिंग का तो हो गया, अल्कोहल के हवाले से, आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं? हाँ जी, ओकेजनली, समटाइम्स वीकेंड्स पे, कभी-कभी अल्टरनेट नाइट्स। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने इनसे कहा था कि आपने कहनी है कि आप ड्रिंक करते हैं, इवन दो कि नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि मेट्रोनाइडाजोल जो है वो एंटीबायोटिक है, इनको प्रिस्क्राइब हुआ है डेंटल एब्सेस के लिए, एंटीबायोटिक है, ये इंटरेक्ट करता है अल्कोहल से। अब जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट ड्रिंक करता है अल्कोहल उसी को इंटरेक्ट करेगा। इसके बहुत ज्यादा सिवियर साइड इफेक्ट है, मैकेनिज्म इसका अननोन है, मतलब कैस्केड ऑफ रिएक्शन कॉज करते हैं और हेडेक्स भी हैं इसके अंदर, देयर इज अ लिस्ट। तो हाईली रिकमेंडेड ये होता है कि आप अल्कोहल एटलीस्ट जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होता उसके 48 आवर्स तक स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के लिए क्यों रेलिवेंट है? वहां तो लोग ड्रिंक नहीं करते सो कॉल्ड, इसलिए कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्कोहल आता है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो दवाइयों पर नहीं है। मैंने इनसे ऑलरेडी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में बात की है।
वो कौन सी दवाइयां हैं? कॉफ मेडिकेशंस हैं, वो ओरल माउथ वॉशेस हैं, और बहुत सारी ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिकेशन आपको देखनी पड़ेंगी कि उसमें अल्कोहल है कि नहीं। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन ये पेशेंट से लेते हैं कि मैं ये कॉफ सिरप ले रही हूं, तो एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर अल्कोहल है कि नहीं। और अगर नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप उसमें आके देख सकते हैं। और बिफोर कि आप ये मेटनॉल को दें तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट अगर ले रहा है, उसको ये रिएक्शन है, उसमें मेरी तबियत खराब हो गई, वहां चले जाएंगे, तो किसी ने एक्चुअली इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ये फार्मासिस्ट की जॉब है। तो थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपसे ये क्वेश्चंस के अल्कोहल के हवाले से और इंट्रैक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जो हमने आज फॉलो किए वो है इंट्रोडक्शन, एलर्जी स्टेटस। अच्छा, एलर्जीज के अंदर एक और चीज मुझे मेंशन करनी थी, उन्होंने कहा ये पीनट एलर्जी है उनको, तो मैं ये बताना भूल गया था कि पीनट एलर्जी क्यों जरूरी है। अब आपको बताता हूं, पीनट एलर्जी जो है वो इस वजह से जरूरी है जानना, या और दूसरी एलर्जीज, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जिसमें पीनट ऑयल पाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी अच्छा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अराकिस ऑयल। तो एज अ फार्मासिस्ट हमें देखना है कि उन दवाइयों में अराकिस ऑयल या पीनट ऑयल लिखा हुआ है, या पीनट एलर्जी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। सेरेमल ऑयल ईयर ड्रॉप्स हैं, सेरेमल ऑयल ईयर ड्रॉप्स, इसके अंदर पीनट होता है। तो जिनको ईयर रेक होता है या छोटा मोटा ईयर का मसला है, तो उसमें ओवर द काउंटर अवेलेबल है, फार्मासिस्ट ओनली है इस कंट्री के अंदर। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज में क्या है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन है, और नैंड्रोलिन है, और फ्लूसिनोलोन स्टेरॉइड क्रीम है, वो है। अभी रिसेंटली हाल में 3 साल की बच्ची जो थी वो इस क्रीम के ऊपर थी, प्रिस्क्राइब हुई थी, तो वो पीनट एलर्जी थी। अब ये आप टॉपिकल अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर, तो वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस की पेशेंट थी, तो उसको ये लगाया गया, तो पता चला कि वो फ्लेयर अप हो गए। तो अब ये चीज इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना कि उसकी एलर्जी है कि नहीं, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि आपको पीनट एलर्जी है तो वो टॉपिकल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ खा तो रही नहीं है, क्रीम लगा रही है, लेकिन आप देखें कि उसके जो सिम्टम्स थे फ्लेयर अप हो गए हैं पीनट की वजह से, क्योंकि ये पीनट अराकिस ऑयल जो है इस क्रीम के अंदर मौजूद है। तो ये सारी हमने आज बात की। इस बार तो हमने शुरू किया है इंट्रोडक्शन से, फिर हमने एक्सप्लोर की एलर्जीज, उसके बाद हमने एक्सप्लोर की मेडिकेशन, रेगुलर मेडिकेशन, एक्स्ट्रा मेडिकेशन, हर्बल, वो सारी मेडिकेशन। फिर हमने बात की कंप्लायंस के ऊपर कि पेशेंट कितने कंप्लायंट है। उसके बाद हमने बात की है सोशल हिस्ट्री के ऊपर कि आप जो है वो स्मोक करते हैं, अल्कोहल है, रहते कैसे। अच्छा, लिविंग एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको मेंशन किया लोमस, हम लोग ये मेडिकल हिस्ट्री में ये चीजें लेते हैं पूरी, लेकिन इनके केस के अंदर बहुत जरूरी कि मैं इनसे पूछूं कि ये रहते कैसे हैं, क्यों, उसकी वजह क्या है कि आस्थमा समटाइम्स ट्रिगर होता है द फैक्ट कि आपकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस जॉब करते हैं जी? अच्छा, ऑफिस जॉब करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो क्लीनिंग की जॉब करते हैं, उनको एस्थमा डस्ट की वजह से एक्सासरबेट हो जाते हैं उसके सिम्टम्स, ठीक है। या फिर इन लिविंग कंडीशन में रहते हैं जहां पर जो एस्बेस्टोस के प्रॉब्लम है, और जहां पर पेंट उखड़ रहा है, मतलब वो चीजें ऐसी हैं, मतलब ये कि जो बिलो स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन है उसके अंदर, तो उसकी वजह से उनको सांस लेने में फ्रेश एयर नहीं मिलती, और वो उन एयर पार्टिकल्स की वजह से उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये जानना भी जरूरी है पेशेंट टू पेशेंट कि आप ऑक्यूपेशन कैसे रिलेटेड है, स्ट्रेस कैसे रिलेटेड है मेडिकेशन से, और कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा उस हवाले से कि आप मेडिकेशन जा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हमारे पास आते हैं, तो अब ये कि मेडिकेशन वो खुद लेते हैं, कोई और उनको देता है, और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री जो है वो आप रेलिवेंट बंदे से लें। क्योंकि मैं अगर इनसे पूछ रहा हूं और अगर इनकी उम्र होती 85 ईयर्स ओल्ड और ये मुझे कुछ बात बताते कुछ नहीं, और एंड में ये बताते कि मेरी बेटी मुझे मेडिकेशन देती है, तो फिर पूरी हिस्ट्री उनकी बेटी से लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था, और थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने टाइम दिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।